नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है और आप हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से देख रहे हैं भारत की बात का स्पेशल एपिसोड। मैं हूं रोहित सिंह सावल, भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। भारत की बात में आज सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस तप की जिसको देखकर विपक्ष का तापमान बढ़ गया है। इसके साथ ही साथ बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उनकी उस डबल सेंचुरी की बात करेंगे जो सियासी पिच पर मास्टर स्ट्रोक मानी जा रही है। इसके अलावा बात दिल्ली की भी होगी, जहां पर लोगों का गला सूखा हुआ है लेकिन नेताओं के गले तर हैं तरह तरह की बयानबाजी करने के बाद। लेकिन सबसे पहले आपको बात बताते हैं नंबर गेम की, वो नंबर गेम जिसमें कांग्रेस उलझी हुई दिख रही है। कांग्रेस के तमाम नेता बयानबाजी कर रहे हैं नंबर गेम को लेकर, लेकिन अलग अलग तरह की यह बयानबाजी हो रही है। इसके क्या मायने हैं, देखिए यह खास रिपोर्ट। पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे हैं। ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकती। बीजेपी को 143। 24 घंटे के भीतर 7वें चरण का मतदान भी खत्म हो जाएगा, लेकिन इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेता अभी तक कोई ऐसी लकीर नहीं खींच पाए जिस पर सब एक साथ चल सके। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। मोदी सरकार को हटाने का दावा तो सब ने किया, लेकिन आंकड़े सबके अलग अलग थे। और इसी बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से एक ट्वीट हुआ जो दिग्गज नेताओं के दावे से 2 कदम आगे था। मध्य प्रदेश कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस गठबंधन को 332 सीटें और बीजेपी गठबंधन को 196 सीटें मिलेंगी। अन्य पार्टियों के हिस्से 21 सीट जाने का दावा किया गया। तर्क ये दिया गया कि ये सर्वे के आंकड़े हैं, लेकिन सर्वे किसका है ये नहीं बताया। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को 300 के पार पहुंचाया तो पार्टी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 275 का बैरियर लगा दिया। 275 के ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। और हमारी सरकार बनने वाली है। सरकार आपको लगता है इंडिया अलायंस बना रही है, प्रधानमंत्री कौन होगा? देखो, ये गठबंधन तय करेगी और गठबंधन के लोग मिलके जो राय बनाएंगे वो बनेंगे। इस संविधान को कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि संविधान और लोकतंत्र बचाने की कैंपेनिंग उसे सरकार में ला रही है। 7वें चरण के चुनाव से पहले दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और दावा मोदी सरकार को हटाने का किया गया। हमारे 5 न्याय 25 गारंटी के कारण और जो हमने प्राथमिकता संविधान को सुरक्षित रखने के लिए जो हमने, यही वजह है कि इंडिया गठबंधन को स्पष्ट और निर्णायक बहुमत जरूर मिलेगा 4 तारीख को। छठे चरण के चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन एक्टिव दिख रहा है। 1 जून को दोपहर 3 बजे बैठक भी बुलाई गई है। खड़गे के आवास पर होने वाली इस बैठक में ईवीएम पर सजगता, मुस्तैदी और अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, शरद पवार और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता बैठक में शामिल होंगे। कल्पना सोरेन, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के भी पहुंचने की खबर है, लेकिन ममता बनर्जी ने वोटिंग का हवाला देकर बैठक से किनारा कर लिया है। क्या आप चाहते हैं हमारे देश के अंदर ये तानाशाही, ऐसी तानाशाही आए? कोई नहीं चाहता। तो हम सारी पार्टियां जो इकट्ठे हुए हैं वो केवल और केवल देश को बचाने के लिए, जनतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इंडिया गठबंधन की तैयारी एक तरफ, लेकिन बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। आगामी 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो भारत का परचम विश्व पटल पर लहराएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी पारी में। दावे सबके अपने अपने हैं, लेकिन जमीन पर किसका जोर चला ये 4 जून को ही पता चलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
इस बार रैलियों की डबल सेंचुरी पूरी कर ली है। 65 दिनों में 12 राज्यों में योगी आदित्यनाथ ने 204 रैलियां की हैं। इन रैलियों में योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर जमकर बरसे भी हैं और पूरे देश भर में योगी आदित्यनाथ की डिमांड थी। कई प्रत्याशी ये चाह रहे थे कि उनके इलाकों में योगी आदित्यनाथ आए और चुनाव प्रचार करें। हालांकि हर जगह यह मुमकिन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद 204 सभाएं अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये पूरा चुनाव राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में जा चुका है। 65 दिन, 12 राज्य और 204 जनसभाएं, वही तेवर, वही तरीका और विरोधियों पर हमले का वही पुराना अंदाज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जब किसी चुनावी सभा में पहुंचे, अपने शब्द बाण के जरिए हमेशा सुर्खियों में रहे। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा की कीमत अब जेल नहीं जहन्नुम होता है, जहन्नुम। उसे मालूम है अयोध्या में तो राम लला विराजमान होंगे, लेकिन जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेगा उसकी राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकलेगी। सीएम योगी ने 2024 लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार का दोहरा शतक लगा दिया। कोई ऐसा दिन नहीं रहा जब योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार नहीं किया। कभी यूपी तो कभी बिहार, कभी महाराष्ट्र तो कभी राजस्थान। पार्टी ने जहां भी जिम्मेदारी लगाई, हर जगह झंडा उठाकर खड़े हो गए। 27 मार्च से 30 मई के बीच 204 चुनावी कार्यक्रम किए। इनमें 169 जनसभाएं, 13 रोड शो और 15 प्रबुद्ध सम्मेलन शामिल रहे। इनमें 158 चुनावी कार्यक्रम यूपी में रहे, जबकि 46 कार्यक्रम दूसरे राज्यों में हुए। योगी आदित्यनाथ जिस भी राज्य में गए, वहां के विरोधियों पर करारा प्रहार किया। जो लोग पाकिस्तान का राग अलापते हैं, मैं उनसे कहता हूं, काहे भारत में बोझा बने हुए हो? पाकिस्तान में जाओ। पाकिस्तान में 23 करोड़ लोग भूख से मर रहे हैं, कुल 23 करोड़ की आबादी है। तो जो लोग पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं बहनों और भाइयों, इनको पाकिस्तान में भीख भी कोई देने वाला नहीं है। योगी आदित्यनाथ इसी तरह विरोधियों पर चुभने वाले हमले करते हैं और यही अंदाज उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है तो चुनाव प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ की भारी डिमांड होती है। योगी आदित्यनाथ ने बिहार और महाराष्ट्र में 9 जनसभाएं की, उत्तराखंड और राजस्थान में 4 जनसभाएं की, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में 3 जगह चुनाव प्रचार किया, ओडिशा, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में 2 जगह कार्यक्रम किए, मध्य प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में 1 जगह जनसभा की। कांग्रेस को वोट देने का मतलब आज के दिन पर मुस्लिम लीग को वोट देने जैसा है। उसका घोषणा पत्र कहता है कि पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब तालिबानी शासन। भारतीय जनता पार्टी इस बात की घोषणा करती है, भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा, किसी शरिया कानून से भारत नहीं चलेगा। योगी आदित्यनाथ को कोई हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के रूप में देखता है तो किसी की नजर में वो कानून व्यवस्था सुधारने के मास्टर हैं। 2022 में जब यूपी की जनता ने योगी आदित्यनाथ को दोबारा सबसे बड़े सूबे की जिम्मेदारी सौंपी तो योगी आदित्यनाथ का कद और ज्यादा बढ़ गया। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर निशाना साध रही है और उनको कटघरे में खड़ा कर रही है और इस पानी की किल्लत के पीछे अरविंद केजरीवाल की सरकार को जिम्मेदार बता रही है। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और उन्होंने मांग की है कि 1 महीने तक सुप्रीम कोर्ट हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब को दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने के लिए कहे। वहीं दूसरी तरफ ये अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को नसीहत दे रहे हैं कि वो प्रदर्शन करने की बजाय जिन प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है वहां पर वो सरकारों को कहे कि अतिरिक्त पानी दिल्ली के लिए दिया जाए।
दिल्ली का पारा 50 डिग्री के करीब है और पानी के लिए तरसते लोगों की ये भीड़ बताती है कि हालात किस हद तक परेशान करने वाले हैं। टैंकर आते हैं, जिसके नसीब में होता है उसे पानी मिल जाता है और बाकी लोग दूसरे टैंकर का इंतजार करते रहते हैं। हालात बिगड़ता देख दिल्ली सरकार फौरन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। याचिका लगाई गई कि हरियाणा, यूपी और हिमाचल प्रदेश से 1 महीने के लिए अतिरिक्त पानी की सप्लाई की जाए। दलील दी गई कि भीषण गर्मी में दिल्ली की पानी वाली जरूरत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है तो इसकी जरूरत पूरी करने की जिम्मेदारी सबकी है। पानी का ये मुद्दा दिल्ली से जोड़ा है तो राजधानी की राजनीति ने हिचकोले खाने में देर नहीं लगाई। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को चिट्ठी लिखी, कुछ आरोप लगाए, कुछ मदद मांगी। उन्होंने लिखा, हम इस मुद्दे में आपके तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध करते हैं। ये जरूरी है कि हरियाणा राज्य तुरंत दिल्ली के हिस्से का पानी यमुना नदी में छोड़े, ताकि पानी का स्तर 674.5 फीट के सामान्य स्तर पर आ जाए। दिल्ली में जब भी पानी का विवाद होता है तो हरियाणा से तकरार जरूर होती है। हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोला। दिल्ली का जल संकट अरविंद केजरीवाल के कुप्रबंधन का नतीजा है। मैं आंकड़ों के साथ साबित कर सकता हूं कि दिल्ली को 1049 क्यूसेक पानी हरियाणा दे रहा है और लगातार दे रहा है, लेकिन ये इन लोगों का हालत वही है कि इनका जो 53% पानी सिर्फ बर्बाद इसलिए होता है कि इनको रखरखाव नहीं कर सकते। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाए तो खुद मुख्यमंत्री सामने आए, सोशल मीडिया पर लिखा, हम सबको मिलकर इसका निवारण करना है। मैं देख रहा हूं कि बीजेपी के साथी हमारे खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। मेरी सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस वक्त राजनीति करने के बजाय आइए मिलकर दिल्ली के लोगों को राहत दिलवाएं। यदि बीजेपी हरियाणा और यूपी की अपनी सरकारों से बात करके 1 महीने के लिए दिल्ली को कुछ पानी दिलवा दे तो दिल्ली वाले बीजेपी के इस कदम की खूब सराहना करेंगे। दिल्ली में अभी गर्मी और बेहाल करेगी, लेकिन दिल्ली वालों की समस्या सुनने के लिए केजरीवाल मौजूद नहीं रहेंगे। वो 2 जून को वापस बिहार जा रहे हैं। जाने से पहले जनता के नाम संदेश भी दिया। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूँ, इसका मुझे फक्र है। परसों मैं सरेंडर करूंगा। सरेंडर करने के लिए लगभग दोपहर 3 बजे अपने घर से निकलूंगा। हम सब मिलके तानाशाही से लड़ रहे हैं। देश को बचाने के लिए यदि मेरे प्राण भी चले जाएं तो गम मत करना। दिल्ली में पानी की समस्या अचानक पैदा नहीं हुई है, हर साल यही हाल होता है, लेकिन ये हालात कब बदलेंगे ये बताने वाला कोई नहीं है। बिहार में सोशल मीडिया पर ईवीएम को लेकर किए गए एक पोस्ट ने हलचल मचाकर रखी है। दरअसल ये पोस्ट किया है आरजेडी के सोशल मीडिया हेड ने। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि बिहार में ईवीएम हैकर्स को राजभवन पनाह दिए हुए है। इस पर राजभवन ने पुलिस से शिकायत की और अब इस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन आखिरी दौर के मतदान से पहले इस पूरे मामले ने बिहार में जोर पकड़ लिया है। आरजेडी के आईटी सेल से जुड़े नितेश कार्तिकेयन ने 29 मई को एक्स पर पोस्ट किया कि भारत के गृह मंत्री के इशारों पर बिहार के राज्य भवन पटना में 2 ईवीएम हैकर को रुकवाया गया है। सूचना ये भी है कि दोनों व्यक्ति ईवीएम मशीनों की हैकिंग के विशेषज्ञ हैं। 1 जून को पटना के नजदीक 3 लोकसभा क्षेत्रों पाटलिपुत्र, पटना साहिब और नालंदा में वोटिंग होनी है। ऐसे में कैसे कोई संदिग्ध व्यक्ति राज्य भवन में ठहर सकता है। इस पोस्ट पर तूफान मच गया। ये सोशल मीडिया की सनसनी बनने लगा। इसके बाद राजभवन फौरन एक्शन में आ गया। इस पोस्ट में कही गई बातों को असत्य, तथ्यहीन और भ्रामक बताया। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू ने बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट यानी ईओयू के एडीजी को चिट्ठी लिखकर एक्शन की मांग की। बिहार पुलिस में ईओयू के जिम्मे साइबर क्राइम के मामले भी आते हैं। राजभवन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें आरजेडी के आईटी सेल इंचार्ज नितेश कार्तिकेयन को मुख्य आरोपी बनाया गया है। अब बीजेपी और जेडीयू ने इस मुद्दे को लेकर आरजेडी पर हल्ला बोल दिया है।
हम लोगों ने तो पहले भी शंका जाहिर की थी कि चुनाव के नतीजे जैसे जैसे नजदीक आएंगे वैसे वैसे विपक्ष ईवीएम का रोना शुरू करेगा, और देखें उसकी शुरुआत हो गई। इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने एक संवैधानिक संस्था पे सवाल उठा दिया है। राजद से जुड़े लोगों को इस बात का पूरा आभास और एहसास है कि इस चुनाव में भी उनकी बुरी हार होनी है, एक भी सीट नसीब नहीं होगी। तो उससे पहले इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, राजभवन पर टीका टिप्पणी की जा रही है, इस तरह के गंभीर और संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। जनता कह रही है हर एक जगह कि हम लोग तो आपको वोट दे रहे हैं, कहीं ईवीएम में तो गड़बड़ी नहीं ना। यहाँ तो कह रहा कि सारे संस्थाएं जो हैं वो हिटलर की तरह कब्जे कर लिए गए हैं। जो कातिल ही शासक हो और कातिल ही न्यायाधीश हो कहा जाए, उसके बारे में विश्वास कितना किया जाए। अंतिम चरण के चुनाव से ठीक पहले ईवीएम पर गर्माता सियासी संग्राम एक नई भिड़ंत का ट्रेलर दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों के बाद पूरे देश भर में चर्चा है। मोदी समर्थक हो या मोदी विरोधी, दोनों तरफ से इन तस्वीरों को लेकर चर्चाएं हो रही है। कांग्रेस प्रधानमंत्री की इस ध्यान साधना की टाइमिंग पर सवाल उठा रही है, उनकी मंशा पर सवाल उठा रही है। यही नहीं, हाईकोर्ट और चुनाव आयोग तक शिकायत की जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इसको सनातन का विरोध बता रही है। ऐसे में इस चर्चा के बाद अगले कल जो तस्वीरें सामने आने वाली हैं, उन तस्वीरों का इंतजार पूरे देश को है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि देश के प्रधानमंत्री का ध्यान और क्या है 400 का विज्ञान। भगवा चोला पहने, माथे पर तिलक लगाए, ध्यान की मुद्रा में समंदर किनारे बैठे देश के प्रधानमंत्री मोदी। सुबह सुबह का वक्त था जब मोदी आंख बंद किए सूर्योदय का स्वागत कर रहे थे। कुछ देर बाद पीएम ने सूर्य को अर्घ्य दिया। और फिर हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए जाप करते दिखाई दिए। मोदी ने मंदिर की परिक्रमा भी की। तस्वीरें शुक्रवार की हैं जब पीएम मोदी अपनी 45 घंटे तक चलने वाली तपस्या शुरू कर चुके थे। देश के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित तमिलनाडु के कन्याकुमारी में ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, जो चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। कन्याकुमारी हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है और यहाँ के बाद सिर्फ पानी ही पानी है। इसी कन्याकुमारी में पीएम मोदी तपस्या में लीन है और दूसरी तरफ उनकी साधना की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तस्वीरें बुधवार शाम की हैं, जब कांग्रेस का डेलीगेशन मोदी के मेडिटेशन पर आपत्ति दर्ज कराने चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा था। हमने ये कंप्लेंट रखी है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है कि वो एक मौन व्रत में बैठेंगे 30 तारीख की शाम से। आप जानते हैं कि जो चुप्पी का समय है वो 30 तारीख की सुबह 7 बजे से लेकर 1 तारीख तक चलता है। ठीक उसके बीच में माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। या तो प्रधानमंत्री इसको मात्र 24-48 घंटे बाद शुरू करें और या इसका प्रसारण न प्रिंट न देखने वाली मीडिया, विजुअल मीडिया के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। दूसरी तरफ तमिलनाडु कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और इसके खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। पूरा बवाल इसलिए मचा है क्योंकि 1 जून को 7वें और आखिरी चरण का मतदान है और विपक्ष को आपत्ति है कि साधना 1 जून के बाद क्यों नहीं की गई। ये सब शो है। अगर आपको घर में बैठ के भी आप करते, तुम्हारे घर में तो कोई आते नहीं, तो घर में आप
करो ना, जो ध्यान लगाना है ध्यान लगाओ। लेकिन अब वहाँ विवेकानंद इस पे जाना, टीवी लेके जाना, कभी ऐसा होता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ और मैं टीवी वहाँ पर मुझे दिखा रही, क्या है, तमाशा है। तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों को रील बताकर प्रहार कर रहे हैं, तो अखिलेश 4 जून के रिजल्ट को इंडिया के लिए मंगल बताकर मोदी की तपस्या पर वार कर रहे हैं। अरे यार, मोदी जी का स्क्रिप्टेड होता है, फोटोशूट होता है, उनको मूवी करना होता है, मूवी अपना रील बना रहे। अरे नौजवानों को मोदी जी से एक चीज सीखना चाहिए कि रील कैसे बनाया जाए। मंगल इंडिया गठबंधन के लिए, और मंगल होगा मंगल के दिन। सरकार बदलेगी और इसीलिए पहले से ही लोग तपस्या पे चले गए हैं। और देखिएगा आप, जब तपस्या के बाद उठेंगे और परिणाम आएगा तो ये कहेंगे कि तपस्या में कोई कमी रह गई थी जिसकी वजह से परिणाम ऐसा नहीं आया। मोदी की साधना पर उठने वाले सवालों का बीजेपी अपने चिर परिचित अंदाज में जवाब भी दे रही है। तो जो लोग इस तरह का सवाल बवाल और धमाल करने के हिस्ट्री शीटर लोग हैं, वो जो है वो कोशिश उनकी शुरू से रही है कि नरेंद्र मोदी जी की तपस्या की ताकत और परिश्रम के परिणाम पर को धूमिल करने की धूर्तापूर्ण धुन करें, और इस धूर्तापूर्ण धुन में वो खुद धूल दूषित होते जा रहे हैं। कुल मिलाकर आखिरी चरण से पहले प्रधानमंत्री मोदी की तपस्या ने राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। तो चलिए अब तापमान बढ़ाने वाली इस तपस्या की कुछ खास बातों पर गौर कर लेते हैं। मोदी तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर मौजूद हैं, जो एक टापू पर स्थित है, और इस रॉक तक पहुंचने के लिए समंदर के किनारे बोट से 500 मीटर अंदर आना होता है। स्वामी विवेकानंद 24 दिसंबर 1892 को कन्याकुमारी पहुंचे थे और समंदर से 500 मीटर दूर इस चट्टान तक तैर कर पहुंचे थे। आज से ठीक 131 साल पहले जब स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर ध्यान लगाया था, उसमें वो नरेंद्र थे। उसके बाद वो शिकागो की धर्म संसद में गए और उसके बाद दुनिया ने उन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना। 4 साल तक चली स्वामी विवेकानंद की यात्रा का समापन भी इसी कन्याकुमारी में हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने इस चट्टान पर 2 दिन तक ध्यान किया था। 1970 में यहाँ विवेकानंद रॉक मेमोरियल बनाया गया और ये पहली बार है जब देश का कोई मौजूदा प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचा है। आपकी मेमोरी में पहले प्रधानमंत्री जो यहाँ पर? हाँ जी पहले एक टाइम वो इंदिरा गांधी जी को एग्जाम से प्लान करती है, वो सम प्लान इज चेंज इट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, सम प्लान में चेंज इट, वो उसको रिप्रेजेंटेटिव बीबी गिरी साहब एग्जाम से आएगा पहले दिन में। दिस इज इन आवर मेमोरी, दिस इज फर्स्ट पीएम विजिटिंग। मोदी स्वामी विवेकानंद से बेहद प्रभावित रहे हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते रहे हैं। मैं जब विवेकानंद जी का शिकागो में लेक्चर को 100 साल हुए, तो मैं उसी सभागृह में एक छोटा सा कार्यक्रम के लिए गया था, वहाँ मुझे लेक्चर के लिए बुलाया था, तो मेरा वो नाता रहा है। और जब मैं राष्ट्रपति ओबामा को मिला तो उन्होंने मुझे जो किताब दी वो 1893 की उस कॉन्फ्रेंस का जो कंपाइलेशन था, नहीं कंपाइलेशन पूरा सबका वो ढूंढ के रखा था, और विवेकानंद जी वाले वर्जन का उन्होंने फ्लैग रख करके मुझे वो किताब दी थी, यानी मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसी प्रकार से मैं जब जर्मनी गया तो जर्मनी चांसलर उन्होंने परमहंस जी की, रामकृष्ण देव जी की
अच्छी बहुत पुरानी चीज़ निकाल करके रखी थी, वो मुझे ओरिजिनल किताब दी उन्होंने। इसका मतलब अगर आप उस मन विचार से हैं तो दुनिया में भी इसका प्रभाव होता है। गुरुवार शाम को मोदी जब कन्याकुमारी पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने भगवती अम्मन देवी के मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मंदिर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि देवी कन्याकुमारी की मूर्ति की स्थापना 3000 साल पहले भगवान परशुराम ने की थी। पूजा के दौरान मोदी ने दक्षिण भारत का पारंपरिक परिधान सफेद मुंडू पहना था और एक सफेद रंग की शॉल ओढ़ रखी थी। यहाँ मोदी ने विशेष आरती की। आरती के बाद प्रधानमंत्री मोदी बोट में सवार होकर विवेकानंद मेमोरियल पहुंचे। यहाँ मोदी के 45 घंटे के प्रवास के लिए सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। ये विवेकानंद मेमोरियल है और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बगल में संत तिरुवल्लुवर की यहाँ पर तस्वीर दिखाई पड़ रही है। जो शिप देख रहे हैं, छोटे छोटे जो बोट्स देख रहे हैं, ये चारों ओर से यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है, ये उसकी तस्वीर दिख रही है। चारों ओर से एक तरह से इसे कवर किया गया है। देखिए सामने की ओर जहाँ पर गाड़ियों का एक काफिला लगा हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरफ आए हैं, ये वही उनकी गाड़ियों का कानवाय है और अभी सुरक्षा के मद्देनजर इसको पूरा सैनिटाइज कर दिया गया है। और सामने वाला आप शिप देखेंगे, ये मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि ये बताने के लिए कि ये जगह कितनी महत्वपूर्ण है और इसको लेकर के जो एहतियात, जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए चारों ओर हमको शिप का मूवमेंट दिखाई पड़ेगा और ये जो भी हमको शिप का मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है, ये सब कुछ इस बात को बयां कर रहा है कि किस तरह से इसको अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया। करीब 2000 पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किया गया, जबकि आसमान से लेकर समंदर की गहराई तक देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने नजर रखी हुई है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी साधना के दौरान कड़े नियमों का पालन करेंगे। 45 घंटे की साधना में मोदी सिर्फ तरल आहार लेंगे। मोदी नारियल पानी पिएंगे, अंगूर के जूस का सेवन करेंगे, अन्न बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। मोदी इस दौरान मौन व्रत का पालन करेंगे। आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे देश का प्रधान सेवक सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा हेतु बीच समुद्र में बैठ करके विवेकानंद मेमोरियल कन्याकुमारी में जाकर के तप कर रहे हैं। इस तपस्या से जो आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्रित होगी, वो सनातन धर्म को मजबूत करेगी। ये राजनीति नहीं, ये राष्ट्र नीति है, ये साधना की नीति है। जो भी मिला इस सृष्टि में, इस धरती पर, हमारे ऋषियों ने जब भी पाया तप के बल के द्वारा पाया। 30 मई से शुरू हुई पीएम मोदी की साधना 1 जून की शाम तक चलेगी। 7वें चरण में 57 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होने जा रही है और वोटिंग के दौरान पीएम की तपस्या विपक्ष को रास नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री जिस पिच पर या बीजेपी हिंदुत्व की जिस पिच पर खड़ी है, उस पिच का मुकाबला करने के लिए दो ही तरीके हैं। हमने इसके पहले देखा था, चुनाव में राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूम रहे थे। ये भी तस्वीर इस देश ने देखी है और वो तस्वीर भी देखी है जब राहुल गांधी और कांग्रेस प्रधानमंत्री के इन दावों, ये पूरी गतिविधियां हैं, इन पर सवाल खड़े करके ये कह रही है कि ये तो सियासत के लिए है। तो सवाल यही है कि आपको या तो ये जो हिंदुत्व की तस्वीरें दिख रही, हिंदुत्व का प्रतीक दिख रहा है, या तो आपको इसका कोई विकल्प देना होगा या फिर आपको इसको खारिज करना होगा। तो विपक्ष खारिज करने की नीति पर है। वैसे ये पहली बार नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद यानी साल 2019 में भी प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी फेज की वोटिंग से पहले केदारनाथ की गुफा में ध्यान लगाया था। 5 साल पहले 2019 में पीएम मोदी केदारनाथ की रुद्र गुफा में थे और वहां करीब 17 घंटों तक रहे थे। जब हमारे देश का राजा धार्मिक होता है तो प्रजा भी धार्मिक होती है, हुआ करती है। तो उनके द्वारा तप किया जाना, यानी उस तपस्या का फल, उस तप का फल, अनुष्ठान का फल, पुरुष चरण का फल पूरे देश को मिलेगा, पूरे भारतवासियों को प्राप्त होगा।
कोई क्या कह रहा है इसमें नहीं पड़ना चाहिए। हमें तो यह देखना है कि हम क्या कर रहे हैं और हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा हम करते जाएंगे। बहरहाल भारत की बात में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।